आज हम लोग इस 10th क्लास के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो कि हिंदी का है। आज पहला पेपर हुआ था बच्चों का और इसमें बहुत ही आसान पेपर आया है। आपको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए सूरसागर के रचनाकार कौन हैं। तो आपको पता है सुइस के सूरदास जी हैं। इनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये तो सूरदास जी की रचना है। तुलसीदास की कवितावली, दोहावली, कबीरदास जी की बीजक और रहीमदास के उनके दोहे। ठीक है, इसका आंसर था तीसरा वाला। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप लोग बताइए प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या करके आए थे। पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या करके आए थे, फिर मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है धोखा देना। ठीक है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, घृणा नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें दे रखा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इसका आंसर है शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और भयानक रस का भय होता है। भय का भयानक होता है। देखो, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। किसने लगवाई थी? प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ठीक है। दशानन में कौन सा समास है? अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यदि अगर द्विगु समास अगर उसमें ऑप्शन में दिया होता तो। ठीक है, दशानन में होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, द्वंद्व समास नहीं होता, कर्मधारय नहीं होता, तत्पुरुष भी नहीं होता। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे के सारे चारों जो पांचों क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी थे और सबने कर लिए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। संस्कृति, ये जो रचना है आपकी वो किसने लिखी है? भवंत आनंद कौशल्यायन ने। ये दे रखा है लास्ट, भवंत आनंद कौशल्यायन ने। ठीक है। कन्यादान, ये जो रचना है वो है किसकी? इनकी, ऋतुराज की। और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की? अज्ञेय के बारे में मैं आपको बताऊँ, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय जी है। इनको प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। और ये देखिए, तार सप्तक पत्रिका का संपादन भी अज्ञेय जी ने ही किया था। अधिक बोलने वाला, इसको बोलते हैं वाचाल। कम बोलने वाले को बोलते हैं मितभाषी। ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये होती हैं आपके चौपाई में। ठीक है, चौपाई छंद में। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये है लोकोक्ति। ठीक है, तो आई होप कि ये जोड़ियां आपकी सही से मिला ली होंगी। देखो, सत्य असत्य देखिए, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बिल्कुल सही है कि सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। मूर्त मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है? नहीं, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे? नहीं, संस्कृत में देते थे। असत्य है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है? बिल्कुल सही। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है? बिल्कुल सही। और एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी? नहीं, ये यूके की थी। ठीक है, ये भी असत्य है। अब देखते हैं अपन लोग एक रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले रिक्त स्थान में क्या दे रखा है? दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। ठीक है, इसका शरद पहले में। दूसरे में, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। फादर कामिल मुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी। लेखक मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा में हुआ था। ठीक है। 16 छतों वाला घर, ये रचना कमलेश्वर जी की है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं और उन 6 के नाम आपको अच्छे से आने चाहिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4। दोहा को जब उल्टा लिख देते हैं तो वो सोरठा बन जाता है। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस जहाँ पे ये दे रखे हैं, देखो पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने। ठीक है। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? बसंत ऋतु की। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो 4 भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देखो, उनके होते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। ठीक है ना। अब देखिए, खूब लड़ी मर्दानी तो वह झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और यह रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। वो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं उनको, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब देखिए, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। देखो, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 शहरों पर अमेरिका द्वारा हमला किया गया था। ठीक है। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है ये? अब चला जाए
मेरे हिसाब से तो आप लोग देखिए इसमें सलाहवाचक है, ठीक है, एडवाइस वाला। सुनो, अब चला जाए यह भाववाचक। छायावादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। छायावादी काव्य की दो विशेषताएं तो आप लोग आसानी से लिख ही सकते हो, क्योंकि छायावाद में देखो प्रकृति का सचित्र वर्णन किया गया है और इसमें व्यक्तिवाद को विशेषता दी गई है। छायावाद के दो कवि भी लिख सकते थे, जयशंकर प्रसाद वगैरह, इनको छायावाद का जनक कहा जाता है। भक्तिकालीन काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो भक्तिकालीन काव्य की दो विशेषताएं क्या, आप तो चार भी लिख सकते हो। देखो, सगुण भक्ति धारा वाले कवियों के नाम भी लिख सकते हो, निर्गुण वाले भी लिख सकते हो, ठीक है ना। भक्तिकाल की काव्य की विशेषता क्या है, क्योंकि इसमें ईश्वर को ज़्यादा भाव दिया गया है और उन्हीं को सच्ची मानकर लोगों ने लिखी हैं, ठीक है। और इसको भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रचनाएं की गई हैं वो उस देश के कोने कोने तक फैली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना कवि ने किस किस से की है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कवि ने कमल के पत्तों से और जल में पड़ी तेल की बूंद से की है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अथवा इसका लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में दो विशेषताएं लिखिए। देखो, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई हैं। वीर अपनी वीरता का वर्णन स्वयं कभी नहीं करते और वीर अपनी वीरता पर अभिमान नहीं करते, वो युद्ध स्थल में वीरता को प्रमाणित करते हैं, ठीक है। वो ये वीर के विशेषताएं हैं। तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद, इनमें से किसी एक का लिखना था। देखो, तुलसीदास की दो रचनाएं आप लिख सकते थे, कवितावली, दोहावली, और जयशंकर प्रसाद की तो आपको पता ही है, कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, जिनमें से कामायनी एक महाकाव्य है। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं और काव्यगत विशेषताएं भी आप लोग भावपक्ष और कलापक्ष लिख सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इसमें दे रखा है, काव्य एवं खंड काव्य में दो अंतर। इतना इजी क्वेश्चन पेपर किसने बनाया है भाई। देखिए, इसमें आंसर क्या है। महाकाव्य में जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य बड़ा होता है, खंड काव्य छोटा होता है, ठीक है। महाकाव्य में अनेक छंदों का, अनेक अलंकारों का, अनेक रसों का प्रयोग होता है। खंड काव्य में केवल एक का होता है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, अथवा में है इसके। तो सिंपल है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है। जहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। हास्य रस का उदाहरण लिखिए। इतना ईजी, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी या हास्य। तो इसका आप लोग देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण है कि फादर ने सिलवा दिए 4 कोट 6 पैंट, बोले बेटा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। नहीं तो फिर ये लिख सकते थे आप लोग कि बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंगा। या फिर इसके अलावा एक और आप लिख सकते थे कि तुम मेरे दिल में इस तरह समाई हो जैसे बाजरे के खेत में भैंस घुसियाई हो, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो नाटक और एकांकी में देखिए, नाटक में रंगमंच प्रस्तुत करने के लिए अधिक पात्रों की आवश्यकता होती है और एकांकी में एक ही अंक यानी एक ही पात्र होता है। नाटक एक अपेक्षाकृत बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी में देखो, ये भी दो अंतर लिखने थे, बहुत आसान था। आत्मकथा जो है स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। आत्मकथा में अधिक वर्णन होता है, जीवनी में कम होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्वेश्चन नंबर 12, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। तो कौन सी कमी खटकी, चश्मे को लेकर, कि चश्मा उनको नहीं दिखाई दिया। अथवा में दे रखा है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके देखभाल करने के लिए और उनके खाने पीने का प्रबंध करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर दीजिए। 2 रचनाएं लिखना है और उनकी वो। तो देखिए इतना आसान दे रखा है कि सभी लोग लिख सकते थे। देखो इसमें क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं पतितों के देश में, जंजीर, अम्बपाली। अब आप इसमें देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं तो उनकी हैं काव्य मंजूषा, साहित्य सीकर, ठीक है। अब भाषा शैली तो आप बना ही सकते हैं, बहुत आसान है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, देखो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि जब वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं तो वे अपना दुख भूल जाते हैं, इसीलिए।
रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने लगता था कि जब रानी जी इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के विजिट पे जाएंगी, मतलब दौरे पे जाएंगी, तो कौन से कपड़े पहनेंगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, भाग जाना, है ना। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। आंखों का तारा होना, बहुत अधिक प्रिय होना। रामू अपने माँ बाप का आंखों का तारा है। ठीक है, समास विग्रह करना है इनका, देखो प्रतिदिन का दिन दिन, ठीक, और समास का नाम लिखना है यहाँ पर। तो जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। और राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। दूसरा उदाहरण है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये जो है इसका आंसर है। अब देखिए गीत का छंद का लक्षण में उदाहरण दीजिए। तो देखिए गीत का छंद जो है एक समात्रिक छंद है। इसमें 12 14 के विराम पर 26 मात्राएं होती हैं, जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो संधि और समास में 3 अंतर आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो संधि 2 वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं, 2 पदों के मेल को समास बोलते हैं। संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको। अब देखिए अपठित गद्यांश लिखना है आपको, उसका पढ़ के आंसर देना है। देखो, सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। समाज एक महत्वपूर्ण संपूर्ण इकाई है जिसमें मनुष्य की शक्तियों के विकास की सभी संभावनाएं निहित हैं। व्यक्ति की शक्तियां जीवन की विभिन्न दिशाओं को, अच्छा ये सामाजिक समरसता के बारे में दे रखा है। गद्यांश का शीर्षक क्या है? सामाजिक समरसता। इसका आधार क्या है? इसका आधार है अंतर्विरोधों को समाप्त करने के लिए उसका जो लक्ष्य है वही। ठीक है, अब सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है कि पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति, इसका ये अनिवार्य शर्त है। ठीक है, नीचे वाली लाइन में लिखा है। अब देखिए अगला इसके अथवा में जो अपठित गद्यांश दे रखा है वो वाला, इसमें क्या दे रखा है? कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे। अच्छा, तो देखो कल हमारी कुटिया में बिन पूछे कौन दाखिल हो जाते थे? तूफान। हमारी बुनियाद क्यों चरमरा रही है? क्योंकि तूफान कुटिया में आ चुके हैं। बुनियादें चरमराने का कवि का क्या तात्पर्य है? बुनियादें चरमराने से कवि का तात्पर्य है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो जो है चरमरा रही हैं। अब देखिए मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को भूल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन कीजिए। कोविड-19 और पर्यावरण सुरक्षा। तो कोविड-19 पे आप लोग संवाद अच्छे से लिख सकते थे। निम्नलिखित पदांशों में पढ़कर सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो माँ ने कहा पानी में झांक कर, ये जो आप देखोगे तो ये आपको दिया गया है कन्यादान वाले चैप्टर से, जो कि किसने लिखा है? ऋतुराज ने। ठीक है, अब सूर समर करनी, ये तो आपको पता है पद से लिया है, सूरदास जी हैं इसके आपके चैप्टर से। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उसके अनपढ़, हाँ ये है तो क्या है? अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक। अच्छा ये वो उसमें ले रखा है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है ना, स्त्रियों वाला, वो चैप्टर नहीं है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए नीचे अथवा वाला है, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का अरे वो संस्कृति के बारे में दे रखा है, तो आप लिख सकते हो ये रचना किसने लिखी है? भवंत आनंद कौशल्यायन ने। ठीक है, अब आप देखिए लाउड स्पीकर बंद करने हेतु एक आवेदन लिखना है आपको जिलाधीश को, तो ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते थे, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, जैसे कैसे लिखते, इसे श्रीमान जिलाधीश महोदय इस जिले का नाम लिख देते उसमें, उसके बाद विषय लिखते कि लाउड स्पीकर पर बंद करना, प्रतिबंध लगाने हेतु, और उसके बाद आप लोग जो है पूरा लिख सकते थे कि जैसा कि आपको विदित है हमारी परीक्षाएं इतनी नज़दीक हैं और चल रही हैं और लाउड स्पीकर से हमें परेशानी होती है, अतः प्रतिबंध लगाने का कृपा करें। ठीक है, अपने बड़े भाई को विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये भी बहुत आसान है, आप लोग आसानी से इसको लिख सकते थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है।
कि भाई हमारे भैया की शादी हो रही है और आप लोग अब दोस्त को आना है, तो वो एड्रेस वगैरह दे के उसको पत्र जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो एक तरह का निबंध ही है। आंखों देखिए, खेल का वर्णन, विज्ञान, वरदान और अभिशाप भी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये इनमें से कोई भी एक करना था आपको। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई भी पेपर टफ और इजी नहीं होता, बस तुम्हारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। अगर तुम्हारी तैयारी बिल्कुल सही है तो समझ लो हर पेपर आपको आसान लगेगा इसी तरह। लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी जो है कम है तो तुमको ऐसा लगेगा कि पेपर टफ है। अब जो बच्चे पढ़ के गए होंगे उनके लिए ये पेपर बहुत ही आसान लगा होगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ के नहीं गए होंगे उनके लिए यही पेपर बहुत टफ बन गया होगा। ठीक है ना। और सुनो, अभी कुछ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर जो है 100% डिपेंडेंट रहते हैं, किसी दूसरे की वीडियोज़ को जाके देखते हैं। जबकि मैं पिछले कल 2-4 दिन से यही देख रहा हूँ कि कम से कम 20 से 25 यूट्यूब चैनल वाले हर बार जो है कहते हैं कि लो भाई आपका पेपर आ गया, पेपर आउट हो गया। उन पेपर आउट करने वालों से जाकर अब बोलिए कि जो पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें। ठीक है, क्योंकि अभी वो लोग कहीं से भी एडिट करके या फिर कहीं से भी लाके वीडियो डाल देते हैं सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स पाने के लिए। उनसे जाकर बोलिए कि कम से कम अगर पढ़ाई लिखाई का कुछ करना है तो हमको पढ़ाए पहले, उसके बाद जो है कुछ करें। ठीक है, अभी जो पेपर आया है उनसे बोलें कि हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो लोग तो उनके चैनल को अभी जाके अनसब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट करिए ऐसे चैनल वालों को, और कभी भी उन पर डिपेंडेंट मत करिए रहिए। जाके देखिए उनके चैनल में कि क्या है, क्या कंटेंट है।